फ्री एजुकेशनल वीडियोस के लिए एक्सेलेंस ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। एक्सेलेंस ऑनलाइन, अ प्रोजेक्ट ऑफ एकेडमी ऑफ एक्सेलेंस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं स्टूडेंट? ठीक हैं, खैरियत है आप लोग? एक्सीलेंस की तरफ से एक दफ़ा फिर खुशामदीद। और अब इस दफ़ा हम जो सिलसिला शुरू कर रहे हैं वो बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बच्चों को आनी चाहिए। यकीनन पूरा साल एक्सीलेंस एकेडमी ने कोशिश की है कि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बच्चों को बार बार रिपीट करवाएं ताकि उसको हल करने में आसानी हो। दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कि अब पेपर का जो पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। और पहले हम सेक्शन बी में 6 से 5 न्यूमेरिकल जो है वो हमें मिलते थे और हम उसको हल करते थे, जबकि मॉडल पेपर के हिसाब से अब हमें तकरीबन कुछ 8 न्यूमेरिकल मिलेंगे। ठीक है ना, 4 के हिसाब से आप अंदाज़ा लगाएं 32 नंबर के न्यूमेरिकल आपको मिलते हैं। और एक सेक्शन बी से आपको सिर्फ एक सवाल और पकड़ना है। ठीक है ना, इसी तरीके से हमें सेक्शन बी में से 9 सवाल आसानी से हो जाते हैं, यानी आपको 36 नंबर जो का मार्जिन है वो आसानी से मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छी और खुशाइन बात है कि अगर कोई स्कोरर बच्चा है तो वो आसानी से बहुत अच्छा स्कोर कर जाता है, क्योंकि हमेशा सेक्शन बी में ही बच्चे के नंबर जो है वो ख़राब हो जाते थे। तो उसी सिलसिले की कड़ी को हम कंटिन्यू करना चाह रहे थे और हमने कहा कि एग्ज़ाम से पहले भी कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल उनको रिपीट किए जाएं, ताकि अगर कोई बच्चा भूल गया हो तो वो दोबारा उसको रिमाइंड करवा दे। इन न्यूमेरिकल्स को करवाने का मकसद बिल्कुल नहीं है, ये जहन में याद रखिए। न्यूमेरिकल का मकसद सिर्फ यह है बच्चे को सिर्फ फार्मूला याद आ जाए और वो वैल्यूज़ खुद लगाएं। ठीक है ना, मैं आपको सिर्फ डेटा एक्सट्रैक्ट करना सिखाऊंगा और फार्मूला बताऊंगा और आप लोगों ने फिर उस पर ख़ुद प्रैक्टिस करनी है। और कोशिश करें कि 7 मिनट के अंदर अंदर आप एक सवाल करें। एस्टिमेटेड टाइम जो है वो 7 to 9 मिनट्स तकरीबन इस सेक्शन का हर सवाल का टाइम बनता है। तो इसका भी ख्याल रखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो है टाइम मैनेजमेंट का। जो बच्चा टाइम मैनेज कर जाता है उसका स्कोर भी अच्छा होता है, जो नहीं कर पाता तो आखिर में उसका पेपर रह जाता है। तो हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1। यकीनन सारे बच्चे फर्स्ट ईयर के जानते हैं कि चैप्टर 1 में जो है इस दफ़ा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो 2 या 3 है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है ना, तो हम उसी 2-3 न्यूमेरिकल को जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कराची के डिफरेंट कॉलेजेस ने जो प्रीलिम के पेपर्स में दिए हैं और हमने ख़ुद भी दिए हैं, ठीक है ना, हमारे गेस्ट पेपर में भी है, तो वो दोबारा एक दफ़ा आप लोगों की नज़र करते हैं ताकि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी उसको सीखे और अच्छे नंबर लेके अच्छे ग्रेड से पास हो जाए। ठीक है जी, तो हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1। यकीनन शुरू करने से पहले तमाम बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना फिज़िक्स का जो टेक्स्ट बुक है उसका जो चैप्टर 1 है उसका न्यूमेरिकल वाला पेज जो है, प्रॉब्लम वाला पेज निकालें और उसमें देखें सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 4 यानी प्रॉब्लम नंबर 4 वो देखें और देखिए प्रॉब्लम नंबर 4 में क्या लिखा है, वो क्या चाहता है और हम उसको क्या देंगे। ठीक है ना, सबसे पहले तो हमें डेटा एक्सट्रैक्ट आना चाहिए। यकीनन मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोग अपनी किताब की तरफ देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 को ज़रा देखेंगे तो उसमें आपको एक टैंक का जिक्र किया हुआ है और उसके डायमेंशन दिए हुए हैं। उसके 2 डायमेंशन उसने दिए हैं और आपसे कहा है कि अगर उसके अंदर मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताना चाह रहा हूँ। ये देखें, ये मेरे पास एक टैंक मैंने बनाया, ठीक है, समझाने के लिए, ताकि मेरे बच्चे जो है वो रट्टा नहीं लगाएं और वो सवाल को आसानी से समझ जाएं। ठीक है बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखें। ये देखो मैंने बनाया एक समझाने के लिए ताकि मेरा बच्चा उसको आसानी से समझ जाए। फ़र्ज़ करिए कोई टैंक है और वो कहना चाह रहे कि भाई साहब इसकी जो लेंथ है ना वो है 25 मीटर और जनाब आली वो कहना चाह रहे इसकी जो विड्थ है ये वाला, ये मान लो ये है 15, ये देखिए ये रहा 15 मीटर। और ये मालूम करने के लिए कहा और कहा इसके अंदर जो टोटल कैपेसिटी है ना वो है 2980 मीटर क्यूब, यानी इसके अंदर जो टोटल वॉल्यूम जो आ जाता है वो है
2980 मीटर क्यूब। अब आपसे कहना चाह रहे हैं आप इस टैंक का ये वाला, आप इसको डेप्थ कहें या हाइट कहें, तवज्जो करें। अगर आप यहाँ पर हैं तो ये आपके लिए डेप्थ है, अगर आप यहाँ पर है तो ये आपके लिए हाइट है। ये बात वर्डिंग याद रखिए। अगर आप टैंक के ऊपर है, अगर ये ज़मीन के अंदर है, यकीनन आप यहाँ पर खड़े होंगे तो फिर आपके लिए ये वाला हिस्सा डेप्थ कहलाएगा। ठीक हो गया बेटा। और अगर आप फर्ज करें ये टैंक आपने रखा है ज़मीन के ऊपर, तो फिर आप यकीनन यहाँ खड़े होंगे तो फिर ये आपके लिए हाइट है। तो ना हमें इच में इंटरेस्ट है, ना हमें डेप्थ में इंटरेस्ट है, हमें दरअसल इसका इस डायमेंशन में इंटरेस्ट है। उन्होंने उसका जो नाम भी रखा है ना मेरे बच्चों, हमने वही रखना है। अब आप ज़रा गौर से देखिए, रेक्टेंगुलर होल्डिंग टैंक है, 25 मीटर उसकी लेंथ है और एक साइड की, ठीक हो गया। और फिर हमने कहा कि 15.0 मीटर उसकी विड्थ है, और फ़र्ज़ करें हमने उसमें पानी स्टोर किया है, और जो पानी स्टोर किया है वो उसका जो वॉल्यूम बनता है वो 2980 मीटर क्यूब है। अब आपसे कहना चाह रहे भाई ये जो टैंक है ना, इसकी हाइट या डेप्थ जो भी कहा वो आप मालूम करें। तो देखिए सबसे पहले हमें डेटा बनाना चाहिए। देखिए मैं हल बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको फार्मूला बताऊंगा, फार्मूले में वैल्यूज लगाने का तरीका बताऊंगा और ये बताऊंगा ये फार्मूला कौन सा फार्मूला है। हमारे पास दो किस्म के फार्मूले हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक को कहते हैं हम मास्टर फार्मूला, या हम उसको पेरेंट फार्मूला भी कह सकते हैं, और एक होता है चाइल्ड फार्मूला। ये दोनों मैं आपको सिखाऊंगा और इंशाल्लाह फिर कोई न्यूमेरिकल आप गलत भी नहीं करेंगे। डेटा में सबसे पहले जो गिवन है ना मेरे बच्चों, वो गिवन है, एक तो है एल, आप इसको पूरा लिखेंगे, आप पूरा लिखेंगे, लेंथ लिखेंगे, मैंने सिर्फ एल लिखा, वो है 25 मीटर। इसके बाद इसका जो विड्थ है वो है 15 मीटर, आप पूरा लिखेंगे। और इसके बाद इसका जो वॉल्यूम है मेरे प्यारे बच्चों वो है 2980 मीटर क्यूब। और इसके बाद वो कहना चाह रहे हैं क्या, रिक्वायर्ड, यानी हमें ज़रूरत किस चीज़ की है। तो उसने कहा भाई आप रिक्वायर्ड यानी आप मालूम कर ले, क्या मालूम करें, आप हाइट मालूम कर ले या डेप्थ मालूम कर ले। मैंने दोनों आपके सामने क्लियर की है, आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। आप जितना क्लियर होंगे उतने नंबर आपके बिल्कुल सही आएंगे, आप डाउट में रहेंगे नंबर नहीं आएंगे, ठीक है बेटा। देखिए सबसे पहले हम सोल्यूशन किस तरह करेंगे, सोल्यूशन में हम लिखेंगे यूजिंग फार्मूला। देखिए हमें सबसे पहले फार्मूले का मालूम होना चाहिए। फार्मूला क्या है, वॉल्यूम बराबर है L मल्टीप्लाई W मल्टीप्लाई H या D। बेटा ये कहलाता है मास्टर फार्मूला, यानी वो फार्मूला जो डिराइव्ड हो चुका हो, इसे कहते हैं मास्टर फार्मूला। पर वो हमें कह रहे हैं कि आप मालूम करें H, तो यहां से H मालूम करने के बाद जो फार्मूला बनेगा उसे हम कहते हैं चाइल्ड फार्मूला। तो दरअसल ये सवाल है चाइल्ड फार्मूले पर, तो हम यहाँ से चाइल्ड फार्मूला मालूम करेंगे। कैसे मालूम करेंगे, यहाँ से देखिए H बराबर हो जाएगा, ये जो वॉल्यूम है ये ऊपर आ जाएगा और ये L और W नीचे आप लिख देंगे। बेटा ये कहलाता है चाइल्ड फार्मूला, ये कहलाता है मास्टर फार्मूला। हमेशा 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 याद रखिए, जब भी सवाल बोर्ड के पेपर में आता है वो चाइल्ड फार्मूले पे आता है, वो मास्टर फार्मूले पर कभी भी नहीं आता, क्योंकि मास्टर फार्मूला आसान है, इम्प्लीमेंटेशन उसकी आसान है, बच्चा आसानी से वैल्यूज लगा देता है। तो वो चेक करना चाह रहे कि क्या वो मैथमेटिक्स के पैरामीटर्स को सही यूज़ कर सकता है या नहीं। लिहाजा यहाँ से H मालूम करने के बाद जो फार्मूला हमें मिला बेटा ये कहलाता है चाइल्ड फार्मूला। बेटा ये याद रखें, ये वर्ड कोई गजेटेड वर्ड नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से इसको आसानी के लिए मैं यूज़ करता हूँ। आप ये नहीं कि कोई किताब में लिखा हुआ है कि इसको चाइल्ड फार्मूला कहते हैं, ये मैं अपने बच्चों को आसानी के लिए मैंने इसका एक रिलेशन बनाए कि ये मास्टर फार्मूला होता है और इसके बाद जो नेक्स्ट उसके पैरामीटर्स होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं, उससे जो फार्मूला बनता है वो चाइल्ड फार्मूला होता है। आपने देखा होगा इसमें 3 चाइल्ड फार्मूले बन सकते हैं, H के लिए पहला, W के लिए दूसरा और L के लिए तीसरा, यानी 3 चाइल्ड फार्मूले बन सकते हैं। और जो बच्चा इन कंसेप्ट के साथ सवाल करेगा मेरा ख्याल है वो आगे भी अच्छे सवाल कर सकेंगे, ठीक है बेटा। अब देखिए अब हमने क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, अब हमने सिर्फ इसमें वैल्यूज़ लगानी है। ये क्या है, ये मेरे पास है 2980 मीटर क्यूब और इसके बाद नीचे है 25 मीटर और मल्टीप्लाई है 15 मीटर। देखो ये 1 मीटर और 1 मीटर 2,
तो ये 3 के साथ निकल गए, 1 बचा, बाकी आप इसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा और यकीनन आंसर का यूनिट जो है वो मीटर होगा, ठीक है। और इसी तरह देखो एक सवाल हमारे पास हल हुआ और इस सवाल को हमने बहुत डिटेल से किया, अगरचे था ये 1 मिनट का सवाल, पर बताना ये चाह रहा हूँ कि आपने इसमें सारी चीज़ें क्लियर करनी है ताकि हम आगे भी उसको यूटिलाइज कर सके। ठीक हो गया बेटा। चले जी, अब ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए है आसान पर आ सकता है। इसके बाद हम इसी चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और मेरे प्यारे बच्चों वो है क्वेश्चन नंबर 5 और एग्जैक्टली जो ये सवाल करेगा यकीनन आगे भी वो बच्चा इस सवाल को कर सकता है। तो आइए, प्रॉब्लम नंबर है हमारे पास 5 और यकीनन चैप्टर नंबर है मेरे प्यारे बच्चों ये 1 और यकीनन आप लोग इस वक्त फिजिक्स 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जनाब अगर हम इस सवाल को देखें तो ये तो बहुत आसान है। अब ज़रा देखें ना, वर्डिंग देखें। अब जो टैंक है ना वो अंडरग्राउंड है, यानी अंडरग्राउंड का मतलब ही वो ऊपर नहीं है नीचे है। तो अब जो हाइट वाला वर्ड था ना, अब हम हाइट कभी भी नहीं बोलेंगे, अब हम बोलेंगे डेप्थ, ठीक है ना। ये वर्डिंग से आपको पकड़ता है। ये सवाल तो कराची के सारे बच्चे करेंगे, कोई भी गलत नहीं करेगा, पर सबको 4 नंबर थोड़ी देंगे, ठीक है ना। तो इनका ज़रा ख्याल रखिए। देखिए दोबारा मैं वही आपको कहा कि एक टैंक है लेकिन अब ज़मीन के अंदर है और उसके वही 3 चीज़ें आपको दी हैं। अब देखिए, एक मैं आपको बता दूं, एक वैल्यू है 1.9 मीटर, इसके बाद दूसरा है 1.2 मीटर और एक है 0.8 मीटर। अब आप बताएं इसमें मुझे कैसे पता चलेगा L कहाँ है, W कहाँ है और इसका जो डेप्थ है वो कहाँ है। तो याद रखिए, हम बच्चों को एक आसान फार्मूला सिखाते हैं, जो सबसे ज्यादा हो दैट शुड बी द लेंथ, जो दरमियान वाला है दैट शुड बी द विड्थ विच इज 1.2 मीटर, और जब से छोटा है ना दैट शुड बी द डेप्थ। क्योंकि यहाँ हाइट का कंसेप्ट नहीं बन पा रहा क्योंकि ज़मीन के अंदर है, तो आप ज़मीन के अंदर थोड़ी खड़े होंगे, आप ऊपर होंगे ना तो आप नीचे देखेंगे, इसलिए इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं डेप्थ और वो है 0.8 मीटर। अब आपसे सिंपल ये है गिवन में मेरे प्यारे बच्चों, ये सारा आया गिवन में, ठीक है मेरे बच्चों। और अब हमारे पास इसका जो रिक्वायर्ड है ना, रिक्वायर्ड वो क्या है, आपको चाहता है कि भाई मालूम करो इसमें आप कितना पानी रख सकते हैं या जो कुछ भी वो कहे, पेट्रोल कहे, डीजल कहे या कुछ भी कहे, आप इसमें क्या रख सकते हैं, कितनी कैपेसिटी की। तो वो कैपेसिटी मालूम करने के लिए अब बताएं फार्मूला सॉल्यूशन देके क्या लिखेंगे, यूजिंग फार्मूला। फार्मूला यूज करेंगे तो बताएं फार्मूला क्या है, L मल्टीप्लाई W मल्टीप्लाई D। बेटा ये मास्टर फार्मूला है क्योंकि उसने V मालूम करने के लिए बोला है, लिहाजा आप जब वैल्यूज लगाएंगे तो आपको सिंपल आंसर मिल जाएगा। यूनिट क्या होगा, इसका मीटर, इसका मीटर और इसका मीटर, तो मीटर क्यूब होगा। वैसे भी मेरे बच्चों को याद है कि वॉल्यूम का यूनिट जो है वो मीटर क्यूब होता है। क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है, डन हो गया ना। चलो जी, आप सारे बच्चे इसमें खुद वैल्यूज लगाएं बेटा, और वैल्यूज लगाने के बाद देखिए 1.9 मीटर, इसके बाद ये 1.2 मीटर, इसके बाद ये 0.8 मीटर। तो यकीनन 1.9 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 के साथ, फिर 0.8 के साथ और m तीनों पावर जमा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा मीटर क्यूब, ठीक है। इससे जो भी आंसर आएगा ज़रूर खुद कीजिएगा, ठीक है। अब आगे चले हम, और अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना बेटा वो है क्वेश्चन नंबर 6 एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिए प्रॉब्लम नंबर 6, प्रॉब्लम नंबर 6 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Problem number 6 is very very important. ये प्रॉब्लम नंबर 6 आ कैसे सकते हैं, पता है प्रॉब्लम नंबर 6 का ताल्लुक होमोजेनिटी के साथ है, डायमेंशन के साथ है। तो हो सकता है हर साल जो है पेपर में डायमेंशन का एक सवाल आता है, हो सकता है इस दफ़ा डायमेंशन का सवाल आपको यही वाला दे और आपसे कहे आप साबित कर दे डायमेंशन के हिसाब से। सवाल पहले हम समझ जाते हैं, तो सवाल समझने के बाद फिर मैं आपके साथ बात करूंगा।
सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि ये सवाल कौन से बच्चे ठीक कर सकते हैं। तो मेरा जवाब ये है कि ये वो तमाम बच्चे जो होमोजेनिटी को जानते हैं, होमोजेनिटी प्रिंसिपल को जानते हैं, वो ये सवाल ठीक कर सकते हैं। जो होमोजेनिटी प्रिंसिपल नहीं जानते ना बेटा, ये सवाल वो बच्चे कभी भी ठीक नहीं कर सकते। तो आइए अब देखते हैं जरा होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या है। इस प्रिंसिपल के मुताबिक किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन है, लेफ्ट साइड का जो डायमेंशन है वो राइट साइड के डायमेंशन के बराबर होगा। इस प्रिंसिपल के मुताबिक किसी भी इक्वेशन का लेफ्ट और राइट डायमेंशन बराबर होगा। ये हो गई पहली डिफिनीशन। एक और डिफिनीशन भी है बेटा, एक और डिफिनीशन भी है, और एक डिफिनीशन ये है कि किसी इक्वेशन में मौजूद जितने भी फैक्टर्स मौजूद हों, किसी भी इक्वेशन में जितने भी फैक्टर्स मौजूद हों, तमाम फैक्टर्स का डायमेंशन हमेशा बराबर होगा। फिर भी वही बात निकलती है कि इस साइड का डायमेंशन इसके बराबर है, लेकिन मैंने दो तरीकों से आपको डिफाइन करके बताया, यानी लेफ्ट डायमेंशन बराबर है राइट डायमेंशन के, या किसी भी गिवन इक्वेशन में तमाम फैक्टर्स के जो डायमेंशन है वो बराबर होंगे। इसे कहते हैं होमोजेनिटी प्रिंसिपल। तो जिन बच्चों को होमोजेनिटी प्रिंसिपल मालूम है तो वो इस इक्वेशन यानी प्रॉब्लम नंबर 6 को तो कर सकते हैं, जिनको मालूम नहीं है वो प्रॉब्लम नंबर 6 कभी भी हल नहीं कर सकते। चलो जी, प्रॉब्लम नंबर 6 क्या है, तवज्जो करें। प्रॉब्लम नंबर 6 ये है कि कहते हैं दो स्टूडेंट हैं और दो स्टूडेंट ने दो इक्वेशन डिराइव किए। अब आप ये बताओ उन दोनों में से जो दो इक्वेशन डिराइव्ड हुए हैं, कौन सा इक्वेशन दुरुस्त है, कौन सा इक्वेशन दुरुस्त नहीं है। अब हमें कैसे पता चलेगा ये दुरुस्त है या नहीं है? तो भाई हम उसके ऊपर होमोजेनिटी प्रिंसिपल लगा देंगे। अगर वो होमोजेनिटी प्रिंसिपल को ओबे करे तो वो इक्वेशन दुरुस्त है, जो इक्वेशन ओबे नहीं करे हम कहेंगे वो इक्वेशन दुरुस्त नहीं है। ठीक हो गया जी? दोबारा समझिए, दो स्टूडेंट है, दोनों ने दो इक्वेशन डिराइव किए। अब हमें कोई पूछ रहा है कि भाई साहब मालूम करो इन दोनों में से कौन सा इक्वेशन दुरुस्त है, या दोनों दुरुस्त है या दोनों गलत है। हमें कैसे पता चलेगा? देखने से तो पता नहीं चलेगा। तो फिर कैसे पता चलेगा? हम होमोजेनिटी प्रिंसिपल लगा देंगे। अगर होमोजेनिटी प्रिंसिपल ओबे करे तो दुरुस्त है, ओबे नहीं करे तो दुरुस्त नहीं है। अब आइए देखते हैं वो दो इक्वेशन क्या है। पहला इक्वेशन था x बराबर है VOT स्क्वायर प्लस 2A ऑफ t। एक इक्वेशन है x बराबर है VOT 2A ऑफ t स्क्वायर। याद रखिए x से मुराद है डिस्टेंस और उसका यूनिट मीटर होता है, डायमेंशन उसका l है। VO से मुराद वेलोसिटी है या स्पीड है और उसका डायमेंशन जो है वो L/T है। T टाइम है, डायमेंशन उसका कैपिटल T है। एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन L/T या LT-2 है। तो अगर बच्चे को इनके डायमेंशंस पहले से मालूम है तो फिर तो वेल एंड गुड है, और होमोजेनिटी प्रिंसिपल भी जानते हैं तो फिर तो सही है, वरना नहीं हो सकता। तो चले जी थोड़ा सा मजीद इसको आसान बनाते हैं। x डिस्टेंस है, उसका डायमेंशन l है। अच्छा जी, आप +1 लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। VO स्पीड या वेलोसिटी है और उसका जो डायमेंशन है वो L/T है या LT-1 है। अच्छा जी, A एक्सेलरेशन है और उसका डायमेंशन LT-2 है, और T हमारे पास क्या है? टाइम है, और इसका जो डायमेंशन है वो कैपिटल T है। अगर आप +1 लगाएंगे तो वेल एंड गुड, नहीं लगाएंगे तो अकेले में कोई प्रॉब्लम नहीं, कंबाइन हो तो फिर लगाना चाहिए। तो ये बैक ऑफ द माइंड बच्चे को होना चाहिए, और इसी को मैं कहता हूँ हेल्प लाइन।
अगर ये बच्चे के पास है तो वो ये वाला न्यूमेरिकल कर सकता है, और ये हमेशा बच्चे जब भी करेंगे गलत करेंगे, जल्दबाजी में करेंगे, और अगर आ गया तो इसका मतलब ये है 4 नंबर उसके ज़ाय हो सकते हैं। तो चले जी, हम सबसे पहले स्टूडेंट की बात करते हैं। ये पहला स्टूडेंट है और उसने ये इक्वेशन हमें दे दिया और मालूम करना चाहते हैं। तो हम देखेंगे द गिवन इक्वेशन इज, देखिए आपने बोर्ड के पेपर में भी ऐसे ही करना है अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए। अब हम कहेंगे यूजिंग homogeneity principle to show the correctness of this equation। बेटा ये वर्डिंग भी लिखने हैं, याद रखिए, ऐसे में अब टाइम ज़ाय नहीं करना चाह रहा, ये वर्डिंग लिखने ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में यकीनन मेरे बच्चे जानते हैं डायमेंशन मालूम करने के 5 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप में फार्मूला है, दूसरे में बेस यूनिट है, तीसरे में बेस यूनिट के डायमेंशन है, और चौथे स्टेप में उसका डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है, और पांचवें में उसके डायमेंशंस एक्सपोनेंट के साथ लगाने हैं। यकीनन हम इसमें वो सारे फैक्टर्स तो इन्वॉल्व नहीं करेंगे, पर हम डायरेक्ट करेंगे एक्स है, तो यकीनन हम पहले x लिखेंगे, फिर x का यूनिट लिखेंगे विच इज़ मीटर, और उसके बाद फिर उसका डायमेंशन लिखेंगे। ये एक अच्छा पैटर्न है अगर आप फॉलो करेंगे। ये मेरे पास रहा मीटर, उसके बाद मैंने लिखा l, और ये आपके पास वन साइड आ गया। अब अगर हम इसका राइट हैंड साइड लिखें ना, देखो बहुत सारे टीचर इसको सिंपल बस यहाँ वर्डिंग में लगा देते हैं, तब भी चलेगा, लेकिन मेरा ख्याल है बच्चे को थोड़ी ज़्यादा इस पर मेहनत करनी पड़ेगी। चले जी, अब देखिए हम राइट हैंड साइड लेते हैं, तो दैट इज वी टी स्क्वेयर टू ए ऑफ टी। अब ज़रा देखें, इसका डायमेंशन है वो है एल अपान टी, इसके बाद है इसका है टी स्क्वेयर, दो का कोई डायमेंशन नहीं है, एल का है एल अपान टी स्क्वेयर और टी का है टी। अब ज़रा देखिए, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, जो बचा वो लिखा, यहाँ एल बचा, यहाँ टी बचा, यहाँ एल बचा, यहाँ पर नीचे टी बचा। अब हम एक काम करते हैं, ये एल टी हुआ और इसको ऊपर ले गया, ये एल माइनस टी हुआ। अब आप खुद देखें, ये और ये दोनों एक जैसे तो है नहीं, हाँ जी, ये दोनों एक जैसे नहीं है। जब ये दोनों एक जैसे है नहीं, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो था एल, और राइट हैंड साइड बिल्कुल अलग है। तो मैं इससे ये कह सकता हूँ, या यहाँ से ये बात आपको इमेजिन कर सकता हूँ, इसको इस तरह लिखना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। राइट हैंड साइड मैं कह सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 it is clear that equation is not the correct dimensionally। ठीक हो गया, यानी डायमेंशनली का मतलब ये है कि लेफ्ट और राइट साइड दोनों बराबर नहीं है, लिहाजा ये वाली इक्वेशन तो रहा रॉन्ग, ये वाली इक्वेशन तो रहा रॉन्ग। अब आप देखते हैं जो दूसरा वाली इक्वेशन है वो क्या है, तो फॉर सेकंड स्टूडेंट, बस आपको मेथड समझ में आना चाहिए, अपनी तरफ से कोई कहानी नहीं लगाएं इसमें, ताकि न्यूमेरिकल ख़राब ना हो। x बराबर है वी ओ टी, इसके बाद है 2a ऑफ टी स्क्वायर। देखिए पहले हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, फार्मूला है x डिस्टेंस है और उसका यूनिट मीटर है, और मीटर का डायमेंशन है l, इसका नाम मैंने रखा 1। इसके बाद देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम नाउ कंसिडर द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में देखिए वी ओ, इसका है एल अपान टी, ये है टी का है कैपिटल टी, 2 का कोई नहीं है, ए का क्या है मेरे बच्चों, एल अपान टी स्क्वेयर, और टी स्क्वेयर है तो अगेन इट इज टी स्क्वेयर, टी के साथ कैंसिल। बताएं एल प्लस एल क्या बना, एक जैसे हैं तो ऐड हो सकते हैं, 2 के साथ तो कोई कंसर्न है नहीं हमारा, तो आपका जो डायमेंशन है वो है एल।
अब आप खुद देखिए, राइट हैंड साइड का जो डायमेंशन है और लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है, क्या ये बराबर है या नहीं है? बराबर है कि नहीं है? यानी ये भी और ये भी दोनों एक जैसे हैं, तो हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 the equation is dimensionally correct. Dimensionally correct. जब ये डायमेंशनली करेक्ट हुआ तो इसका मतलब है इक्वेशन भी करेक्ट हुआ, होमोजेनिटी प्रिंसिपल को ओबे किया ना इसने, लिहाजा इक्वेशन जो है वो करेक्ट है। तो ये मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इस साल के लिए सबसे गोल्डन क्वेश्चन है, गोल्डन, ठीक है। बाकी सिखाना मेरा काम था, बाकी आप इसको बहुत अच्छे तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन रिमेंबर, डायमेंशन को आपने फॉलो करना है, अपनी तरफ से कोई कहानी नहीं चलाए, उसको पता होना चाहिए, आप उसको लिखें कि हमने इसको कैसे करना है होमोजेनिटी प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए, ठीक है बेटा। अब हमारे पास इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है, यानी क्वेश्चन नंबर है 9, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिए, चूँकि पेपर 2 बनते हैं, प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल का एक पेपर बनता है, कंप्यूटर साइंस जनरल साइंस वालों का अलग बनता है। तो ये जो क्वेश्चन 6 है और ये जो अभी क्वेश्चन बता रहा हूँ यानी 9, ये दोनों एक पेपर में नहीं होंगे, ये दोनों अलग अलग पेपर में हो सकते हैं, ठीक है। अब जिसको जो भी सवाल आ जाए, मुझे नहीं पता, आई होप सो जिनको भी जो आएगा वो अच्छा उसको परफॉर्म करेगा, ठीक है बेटा। तो आइए ज़रा क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कौन से बच्चे टिक कर सकते हैं? पहला तो ये है ना, मैं सबसे पहला सवाल ये करता हूँ कि कौन सा स्टूडेंट है जो इस सवाल को पढ़ने के बाद आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। तो जनाब याली देखिए, सबसे पहली बात यह है, ये तमाम बच्चे जो ये जानते हों v बराबर 4/3 पाई r क्यूब, ये कौन है भाई? ये है दरअसल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, एज्यूम टू बी स्फीयर, ठीक हो गया, और r उसका रेडियस है। जो बच्चे ये जानते हैं तो वो इस सवाल को जो अभी मैं करने वाला हूं वो आराम से कर सकते हैं, जो ये नहीं जानते वो नहीं कर सकते। मसलन देखें, अगर मैं आपसे कहूं भाई एक फुटबॉल है, उसका वॉल्यूम कितना है, तो आप बोलेंगे सर देखिए 4 तो कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, फुटबॉल का रेडियस मालूम होना चाहिए, तो फुटबॉल का रेडियस लगाएंगे तो ये फुटबॉल का वॉल्यूम हो गया। अगर मैं आपसे कहूँगा यार मुझे एक बात बताएं, हमारी जो ज़मीन है उसका कितना वॉल्यूम है, तो आप बोलेंगे सर कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, हम एक काम करते हैं 4, 3 और पाई ये तो कांस्टेंट है, बस आप हमें बताइए रेडियस ऑफ द अर्थ, तो किसका वॉल्यूम हो जाएगा? दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। अच्छा जी, मैं आपसे कहूँ यार एक काम करो, मुझे हमारी जो मून है उसका हमें वॉल्यूम चाहिए, तो आप बोलेंगे सर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये वॉल्यूम ऑफ द मून हो जाएगा 4/3 पाई आर, और ये आर किसका होगा? मून का होगा, ठीक हो गया। तो लिहाजा ये मेरे पास वॉल्यूम ऑफ द मून। अब जिन बच्चों को ये दोनों फार्मूले मालूम है ना, बस वो सवाल तो कर लेंगे, पर सवाल का समझना भी तो ज़रूरी है। अब सवाल समझे, सवाल में 2 हिस्से हैं। पहले हम इसका डेटा बनाते हैं, ज़रा प्यार से बनाते हैं डेटा। ज़रा देखिए, डेटा में जो गिवन है ना बेटा, गिवन को अलग करें। एक दिया है डायमीटर ऑफ मून, यानी डायमीटर ऑफ मून है कितना मेरे बच्चों? वो है 3480 मीटर। अरे भाई हमें तो कहीं डायमीटर चाहिए नहीं, हमें तो चाहिए रेडियस, तो 2 से डिवाइड करो। जैसे मैंने 2 से डिवाइड किया ना, तो डायमीटर चेंज हो गया रेडियस में, ये देखिए 1740 मीटर। Is it meter? No, this is kilometer. 1740 किलोमीटर रेडियस आ गया। चलो जी, ये कहानी तो होगी ख़त्म।
उसके बाद फौरन वो आपसे पूछना चाह रहे भाई साहब आप वॉल्यूम मालूम करो। किसका? वॉल्यूम ऑफ द मून। देखो फार्मूला, ये देखिए फार्मूला देखिए, तो वॉल्यूम आसानी से मालूम हो जाएगा, हो जाएगा। चलो जी, ये तो अभी हम मालूम करेंगे, लेकिन आगे वो सवाल में कहना चाह रहे हैं, ये बताओ कितने मून मिलकर एक जमीन बनाएं? कितने मून मिलकर एक जमीन बनाएं? क्योंकि मून का जो साइज है ना वॉल्यूम, वो छोटा है। तो आपसे कहना चाह रहे कितने सारे मून मिल जाए तो एक क्या बनाए? एक जमीन बनाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमें मालूम करना है नंबर ऑफ मून्स। तो सेकंड चीज जो मालूम करना है वो है एन, यानी नंबर ऑफ मून्स। चलिए जी सवाल शुरू करते हैं। निहायत इंपॉर्टेंट सवाल है, मेरे सारे बच्चों को ये सवाल आना चाहिए और आई होप सो आएगा भी। उसकी वजह यह है, बिल्कुल आसान सवाल है, मुश्किल वाला तो है नहीं, अगर आपके समझ में आ जाए। एक चीज कांस्टेंट है जो पेपर में दिया जाएगा, और मेरे प्यारे बच्चों वो है रेडियस ऑफ द अर्थ। हाँ जी, रेडियस ऑफ द अर्थ अगर आपको मालूम नहीं हो तो मैं बता देता हूं, वो आपको देंगे तकरीबन मीटर में भी दे सकते हैं और किलोमीटर में भी दे सकते हैं। जनरली ये लोग जो है वो मीटर में देते हैं। तो अब आप देखते हैं कैसे मालूम करेंगे। डायमीटर 3480। चले जी, अभी आप देखते हैं, पहले एक हिस्सा करते हैं फिर दूसरा हिस्सा आराम से करते हैं। चले जी, सोल्यूशन देखें मेरे प्यारे बच्चों। कांस्टेंट तकरीबन देखो ना, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, आपको देंगे, ठीक है ना। अच्छा, और आपका जो दूसरा कांस्टेंट है वो है रेडियस ऑफ द अर्थ, वो भी तकरीबन कांस्टेंट है और वो आपको देंगे 6380 किलोमीटर, ठीक है ना। ये भी तकरीबन फिक्स वैल्यू है, आगे पीछे हो सकते हैं, 57 भी हो सकता है, लेकिन 6380 किलोमीटर जो है दिस इज अ रेडियस ऑफ द अर्थ। ये आपको वो देंगे, पेपर में यकीनन होगा, क्वेश्चन में शायद नहीं होगा लेकिन पेपर में देगा। तो चलिए जी, सॉल्यूशन में यूजिंग फार्मूला, ठीक है ना। वी यूज द फॉलोइंग फार्मूला, द फॉलोइंग फार्मूला। कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे भाई? हाँ जी, वॉल्यूम के लिए कौन सा फार्मूला है? देखें, वॉल्यूम ऑफ द मून इज इक्वल टू 4/3 पाई आर एम क्यूब। ये आ गया एक फार्मूला। दूसरा कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे? वो है एन। तो एन का फार्मूला याद रखें, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द मून, इट विल गिव यू द नंबर ऑफ मून्स, ठीक है ना। देखो अगर आप देखें ना तो VE बराबर हो जाएगा N इंटू नंबर ऑफ मून। ये वाला फार्मूला आपको इस्तेमाल करना है। तो चले जी, बिल्कुल आराम से मैं वैल्यूज लगाऊंगा, आप आंसर खुद लाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, बस इस सवाल में एक बात याद रखिए, थोड़ा सा आपको ज़रा हिसाब किताब चेंज करना पड़ेगा। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ मून। बेटा ये ज़रूरी है, ठीक है, ये ज़रूरी है, वरना फिर परेशानी हो सकती है नंबर में। VM बराबर है 4/3 पाई आर एम क्यूब। कुछ भी नहीं है, 4 हमें मालूम है, 3 हमें मालूम है, 22/7 हमें मालूम है, RM हमें मालूम है। RM कितना है? 1740 होल क्यूब। बेटा जो भी आएगा आप इसके साथ लेंगे मीटर क्यूब, आ जाएगा। चलो भाई, अब नेक्स्ट क्या है? कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मून्स, ठीक है मेरे बच्चों, यानी n मालूम करना है। फार्मूला भूल गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये बता दो। फार्मूला बहुत ज़रूरी है। फार्मूला क्या है? फार्मूला यकीनन मेरे बच्चों को मैंने पहले भी लिखा, n बराबर है वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द मून। ज़रा वैल्यूज लगा कर देखें, ये देखें 4/3 पाई आर ई क्यूब
और 4/3 पाई आर एम क्यूब। ये 4 और 4 पाई पाई के साथ उड़ गया। अच्छा जी, जो मिला वो ये देखो आर ई क्यूब डिवाइडेड बाय आर एम क्यूब। देखो सारे मैथ्स के बच्चे हो ना मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या इसको आप एक के ब्रैकेट में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? अरे भाई क्यों नहीं लिख सकते? इसके बाद आप क्या करें, इसमें वैल्यू लगा दें। आर ई कितना है? अप्रोक्सीमेटली 6380, और ये अभी आपने मालूम किया 1740 होल क्यूब। और गालिबन जब आप इसको हल करेंगे ना तो 49.0 समथिंग आ जाएगा। सो दीज आर द नंबर ऑफ मून्स, यानी 49 मून्स मिलकर एक ज़मीन बनाए, यानी 49 मून्स बराबर है 1 अर्थ। ये बताना चाह रहा था वो, और आपने इसको बना के दिया। यानी 49 मून्स मिलेंगे तो क्या देगा? एक ज़मीन। डन हो गया भाई? आसान सवाल था, मुश्किल था? सबसे आसान था, लेकिन मेरे बच्चों को बस एक दफ़ा जहन में आ जाए। और मैंने आपसे कहा कि जिन बच्चों को ये बैक ऑफ द माइंड, ये जो हेल्पलाइन वाला एरिया है, अगर इसको ये मालूम है तो फिर वो आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है चैप्टर नंबर 1 मैंने जो इम्पोर्टेंट जो मेरे नज़र में थे, या फिज़िक्स के टीचर्स के नज़र में जो है, कराची, पूरे कराची की बात हो रही है, तो और हमारी एक्सीलेंस के टीचरों के नज़र में जो इम्पोर्टेंट सवाल थे तो वो मैंने आपको करके दिए। अगर मज़ीद आप लोगों के जहन में है कि कोई सवाल ऐसा है इस चैप्टर से जो आप चाहते हैं कि हम आपको करके दें, तो यकीनन या तो कमेंट्स कर लें, या जो आपके पास एक्सीलेंस का नंबर है आप उसके थ्रू जो है कांटेक्ट कर लें, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में उसको भी कर देंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।